नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पहले तो केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने वाहवाही लूटी और वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है। 370 में संशोधन किया जाता है, 35 से हटाया जाता है और ठीक 1.25 साल के बाद इलेक्शन भी करवाए जाते हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होती। मेंढर के एपिसोड को छोड़ते हैं, बाकी स्मूथली इलेक्शन हो जाती है। केंद्र सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र जड़ों तक मजबूत हुआ है। जम्मू कश्मीर के चुनावों ने एक इतिहास रचा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस के घटक दलों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है। पहले उमर अब्दुल्ला, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने आरोप लगाया और अब आज महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि खरीद फरोख्त हो रही है, जिला विकास परिषद के सदस्यों की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और जिसमें कहीं ना कहीं अफसर जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। यानी उनका कहना है कि लोकतंत्र इतना बड़ा महापर्व में विजय पाने के बाद अब इस तरह की हरकतों से लगता है कि डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। आइए क्या आरोप महबूबा मुफ्ती ने लगाए वो आपको दिखाते हैं। तो मैं समझती हूँ जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद जो हो रहा है वो जमहूरियत का मजाक बना दिया उन्होंने। जितने भी कैंडिडेट जीते हुए हैं उसमें, चाहे वो पीडीपी के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, दूसरी जमातों के या इंडिपेंडेंट हो, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको पैसे का लालच दिया जाता है। जो पैसे के लालच से नहीं मानता है उसको बंद करके कहते हैं तुमको किसी केस में इन्वॉल्व करेंगे। और एक अड्डा बनाया गया है यहाँ पर जिसमें बदकिस्मती से कुछ पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है जो इसको फैसिलिटेट करते हैं। जो इनकी प्रॉक्सीज यहाँ पार्टीज है उनके दफ्तर में जाके उनको बंद किया जाता है, उसके बाद उनके साथ सौदाबाजी होती है। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन करने के बाद इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये शर्मनाक हैं। इससे मुझे लगता है कि जितना भी अच्छा काम हुआ यहाँ इलेक्शन कराने के वजह से उस सब पे दाग लग रहा है, दबा लग रहा है। और इसमें बदकिस्मती से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस के कुछ लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सुना उनको अब अटैच किया जाएगा। काफ़ी सारे पुलिस के लोग ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी शायद पोस्टिंग्स चेंज हो। एंटी डिफेक्शन लॉ तो होना चाहिए, मगर ये लोग तो जब बिल्कुल लगे हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन में ये नाकाम हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए। चाहे वो बीजेपी थी जम्मू कश्मीर में, चाहे वो इनके प्रॉक्सीज थे, वो नाकाम हो गए हैं। पीडीपी को इन्होंने तोड़ फोड़ करने के बावजूद भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब इन्होंने यही तरीक़ेकार अपनाया है कि जो हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं, इंडिपेंडेंट्स है, उनको मार दाड़ पैसा वैसा दे के ये वर्गला रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैंने पहले भी कहा, ये जमहूरियत का जो है एक हिसाब से कत्ल हो रहा है। हालांकि ये लोग अपनी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। उनका ये आरोप है सरकार और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरह की सहूलियतें अपनी पार्टी को फराहम करवा रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए, मैं उमर साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूं। मैंने नहीं चाहा था कि मैं इस पे कोई जवाब दूं। मेरे पार्टी के साथियों ने दिया है, शायद उस कपल ने भी दिया है जिनके बारे में उन्होंने किया। मेरी एक ही मोदबाना गुजारिश है उमर साहब से कि उमर साहब, बहुत कत्लो गारत हुई है, मेहरबानी करके छोटे से सियासी फ़ायदे के लिए लोगों की जानों के साथ न खेलिए। आप जो ये एनसर्कल कर रहे हैं, फिर लोगों को कह रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। उमर साहब, कम से कम आपसे ये तवक्को नहीं है, सीधा कहिए अपनी पार्टी ज्वाइन की है। उमर साहब, आप तो सच्ची सियासत और सही सियासत के हमेशा सपोर्टर रहे हैं, तो क्या आपको अपनी पार्टी में मजबूर किया जा रहा है कि आप भी वो बात करते हैं जिसकी आपको पता है? क्या फिर आप 99 में बीजेपी वाले थे जिस वक्त आप बीजेपी के? क्या फिर भद्रवा में इस वक्त जो आपकी पार्टी म्यूनसिपलिटी में चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन बीजेपी का है, क्या फिर आप भी पार्टी है? क्या है ये? क्या मजाक है?
किस चीज़ की पे हम मजाक कर रहे हैं? आपको पता है जम्मू कश्मीर में लोगों की जान जाएगी इन चीज़ों से। क्यों आप इन मासूम डीडीसीओं को इनकी जान के पीछे पड़े हैं? आपको बखूबी मालूम है जी, जज्बात में आके कोई अगर उनका कत्ल कर दे, क्या आप अपने आप को कभी माफ़ कर पाएंगे? तो क्या अपनी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई होगी अगर ये ऑडियो विजुअल वगैरह जो चलाए गए हैं, तो क्या हमें क्या कार्रवाई करनी है? वो तो कानून को करनी चाहिए। और हमारे पास लोग आते हैं, उनको एहसास हो गया है कि अगर जिन नारों पे उन्होंने जीता है मुख्तलिफ जमातों से, ये झूठ थे, खोखले नारे थे, वो सच की सियासत के लिए हमारे पास आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। दर्शकों, अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला ने संगीन आरोप लगाए थे। उमर अब्दुल्ला का ये कहना था कि कहीं ना कहीं जो मैंडेट पे चुनाव जीते हैं, यानी टिकट, एनसी की टिकट लेकर के जीते हैं, वो भी अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यानी एंटी डिफेक्शन लॉ नाम की कोई चीज नहीं है। आइए देखते हैं उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं। वो गई, अपनी पार्टी ने उसको हार पहना दिया और जमहूरियत का एक बार फिर यहाँ पे कत्ल का सिलसिला जो है उसको कर दिया। हालांकि हम समझ नहीं पाते, अगर पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन है, अगर के असेंबली में एंटी डिफेक्शन है, तो पंचायतों में भी है, तो फिर एंटी डिफेक्शन का कानून यहाँ पे भी लगना चाहिए। ये फौरी तौर डिस्क्वालीफाई हो जाए, नए सिरे से इलेक्शन कराएं, हम भी देखते हैं कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन अब ये जमहूरियत नहीं है। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, अब कबूल करिए। जमहूरियत का मतलब है कि हार जीत हम कबूल करें, अगर के हमें हम मान के चलें कि ये लोगों का फैसला है। अगर हम हार गए होते हम कबूल करते कि हम हार गए, लेकिन ज़्यादातर सीटें पीपल्स अलायंस को लोगों ने दी हैं। समझ में नहीं आता, ये बीजेपी अपनी पार्टी, रियासत की हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत, ये इस चीज़ को कबूल क्यों नहीं कर पाते। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दोनों जम्मू कश्मीर की हुकूमत को और मरकज़ की हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि जमहूरियत के साथ खिलवाड़ मत करिए। जम्मू कश्मीर ने वैसे भी इन चीज़ों का बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अगर के वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि इन इलेक्शनों में जमहूरियत की जीत हुई है, जमहूरियत को वो कहते हैं उन्होंने दोबारा ज़िंदा किया है, तो मेहरबानी करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने पुलिस को, अपने सिविल अफसरों को कहिए कि वो इन चीज़ों में दखल ना दें। जहाँ पे मेरे 2 सीनियर साथी अब कैद में हैं, उनको फौरी तौर छोड़ दिया जाए, और जो इस तरह जीते हुए कैंडिडेट्स के फैमिलीज़ के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसको रोक दिया जाए, ताकि आवाम की जो आवाज़ है वो सब पूरी तरह से सुन पाएँ। दर्शकों, हमने सीपीआई-एम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से इससे विस्तार से बातचीत की। उनका क्या कहना है वो आपको बताते हैं। तो दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। कश्मीर की सियासत पे इनकी खास पकड़ है। तारिगामी साहब, स्वागत है। और पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि उमर अब्दुल्ला के बाद आज महबूबा मुफ्ती ने भी ये कहा है कि कुछ अफसर मिलकर के, अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स मिलकर के कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त में सहूलियत पैदा कर रहे हैं। जो डीडीसी मेंबर्स हैं उनकी खरीद फरोख्त की जा रही है। क्या कहेंगे आप? उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले आरोप लगाए थे कि खरीद फरोख्त की जा रही है। आज महबूबा मुफ्ती ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं कि डीडीसी के सदस्य जो किसी की मैंडेट पे जीत के आते हैं, उसकी परवाह किए बिना खरीद फरोख्त की जा रही है और इसमें ब्यूरोक्रेट उनका सहयोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ जी कि जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए हमारी रियासत में, जी, ये ज़रूर है कि पंचायती चुनाव कई बार हुए हैं, जी, ये भी एक हकीकत है। जी, लेकिन जहाँ तक 3 टायर सिस्टम को लागू करने का और पंचायती राज सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाने का सवाल है, जी, ऐसा पहली बार हुआ। जी, खदशात रहे हमारे, जी, और सिक्योरिटी
के मामलात को लेकर, अवामी सतह पर कैंपेन के मामलात को लेकर, जी मसावी अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करने के बारे में जो सरकारी ज़ोमा को, सरकारी पार्टी को दस्तयाब रही हैं, अपोजिशन को एतराज़ था, अपोजिशन के गिले थे, कंसर्न्स रहे हैं इस प्रोसेस में। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी वसातत से, जी जिन्होंने नामसाइद हालात के बावजूद, ठंड के बावजूद, दूर दराज इलाकों में वो घरों से बाहर आए, वोट डाला। जी और मेरी नज़र में वोट डालना बज़ात खुद एक ऐसा अमल रहा है हमारे अवाम की तरफ से, कठुआ से लेकर कश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और फिर कुपवारा, करना, शुपियान और कोकरनाग, मुख्तलिफ पहलगाम के इलाकों तक, कंगन के इलाकों तक, पहाड़ियों तक लोग निकले। हमारी बहनें, हमारे जवान, हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने वोट डाला। जी मेरा मानना है कि अगर मुशावरत होती वक्त पर, अगर डिस्कशन, डिबेट हुआ होता, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लिया जाता, तो शायद इससे बेहतर पार्टिसिपेशन रहती जनता की तरफ से। जी मेरा ये भी मानना है जी कि अगर और ज़्यादा जहाँ तक पीपल्स अलायंस का ताल्लुक़ है, जिसमें हम कई पार्टियाँ जी अभी कुछ उर्सा ही हुआ एक जगह जमा हो गए, अगर हम भी अपने मामलात को समझाने में, सुलझाने में एक मुनासिब कदम उठाते और हमें भी वक्त मिल जाता, तो शायद नताइज और भी बेहतर होते। लेकिन तारिक अमीर साहब, लेकिन एक केंद्र कमी है सरकार जो आपने सवाल उठाया, एक कमी जी, है। जी, मैं आपको जी। ये बताऊंगा, जहाँ जी। तक मुल्की सतह का ताल्लुक है, मुल्क को जाना जाता है अब भी दुनिया भर के बड़े ममालिक में जहाँ जमहूरियत है। इस पर आँच ना आ जाए, मैंने यही खत लिखा था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, कौन जीते कौन हारे, लेकिन प्रोसेस हारना नहीं चाहिए, जमहूरियत जीतनी चाहिए, जनता की राय जीतनी चाहिए। ये मैंने खत लिखा था ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इटसेल्फ, और उन्होंने एश्योरेंस भी दे दिया था ऐसा ही होगा। जी लेकिन इसमें कमी क्या है? कमी एक चीज़ है, जबकि देश के कई हिस्सों में हमारी रियासत की तरह जो कभी रियासत थी, हमने भी एक कानून बनाया एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। जी और बिल्कुल। एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक आया राम गया राम वाली बात को दोहराने में कुछ कुछ रुकावटें पैदा होती रही है, और जमहूरी अमल को जो हमें खदशात थे नुकसान पहुंचने के दल बदलो तरीक़ेकार अपनाने से, उसमें काफ़ी कुछ बचाव रहा। और अभी भी जहाँ तक लोकल बॉडीज़ का ताल्लुक है और डीडीसी का ताल्लुक है, जो पार्टी बुनियादों पर बने हैं, पार्टी बुनियादों पर, मैं हैरान हूँ कि अभी तक गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने एंटी डिफेक्शन लॉ इन इदारों में लागू क्यों नहीं किया। देखिए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम देना तो अलग सवाल है, लेकिन इल्ज़ाम देने के साथ साथ वो बजा भी होंगे इल्ज़ामात। चर्चा है इस वक्त भी, कुछ इशारे भी मिल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका बचाव करने के लिए कुछ कानूनी आईनी तदाबीर करने की ज़रूरत है। और मेरी नज़र में जब देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसे इदारों को तहफ़्फ़ुज़ मिला है, एंटी डिफेक्शन कानून के दायरे के अंदर लाने की वसातत से, जम्मू कश्मीर में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें डीडीसी भी शामिल है, उनको भी एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में लाना बहुत ज़रूरी बन चुका है।
ताकि ये जी, गिले न क्या- रहे, क्या- ये कोशिशें जी, जी। न रहे, दल बदलों की जो तारिक अली साहब, ये क्या आपको लगता है कि सरकार अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही है एंटी डिफेक्शन लॉ को नहीं, क्लियर ना करते हुए? मैं जी, जजमेंट पर अभी बैठूंगा नहीं। शायद मैंने चाहा भी कि मैं गवर्नर साहब की नोटिस में भी ये लाऊंगा कि जी। खदशात ऐसे हैं, जी, खदशात ऐसे हैं जैसा कि उमर साहब ने कहा, महबूबा जी ने कहा, कुछ तो है जिसकी पर्दातारी हो रही है, दाल में कुछ ना कुछ काला है कहीं। मेरा मशवरा है उन तमाम दोस्तों को जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पर आज तक रहे हैं और आज भी हैं, मैं उन सब से गुजारिश कर लूँगा ये जीत हार का सिलसिला बराबर जमहूरी अमल में होता रहेगा, लेकिन आज अगर मुझे कुछ रास आता है और रास नहीं आता है, उसको बदलने की जिम्मेदारी फिर कभी मौका मिलेगा अवाम की अदालत में, अवाम ही फैसला कर लें। मेरे खिलाफ मेरे हक में मैंडेट मिले, ये मेरा फैसला नहीं, अवाम का फैसला है। हमें सबों को सर माथे पर ये फैसला मानना चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए, ताकि हमारी सियासत इस दल बदलों की गलाजत से, मैं लफ्ज़ ज़रा तेज़ इस्तेमाल करता हूँ, बुराई से बच जाए, लेकिन साथ ही साथ कानूनी दायरे के अंदर लाना, सेफ गार्ड्स आईनी कानूनी मिले, ताकि डिफेक्शन ना हो या कोई कोशिश ना हो डिफेक्शन को फैसिलिटेट करने की या इसको एनकरेज करने की। तारिक अली साहब, अब सवाल ये उठता है कि जो रिजल्ट आए हैं डीडीसी के, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भर के आई है, 75 सीट्स उन्होंने जीती हैं। क्या ये मान लिया जाए कि 370 और 35 सीट को हटाने के बाद ये एक रेफरेंडम आया है कि बीजेपी ने जो किया है वो ठीक किया है? देखिए, मैं आपको दानतदारी से अपने आवाम को बताना चाहूँगा, जी, इसमें शक की बात नहीं है। विनोद जी, आप भी जानते हैं इस मिट्टी को, यहाँ की जनता को, आप यहाँ रहे हैं जी, जम्मू कश्मीर के आवाम के बड़े हिस्से को अब भी एतराज़ है जी, उस अमल से जिसकी शुरुआत 5 अगस्त 2019 को की गई। उनके नुक्ते निगाह के मुताबिक, हमारे नुक्ते निगाह के मुताबिक आईन के खिलाफ हुआ, कानून के खिलाफ हुआ, दस्तूर के खिलाफ हुआ। जी, और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, मुझे तो एक सबसे ज़्यादा खुशी है इस जमहूरी अमल की। पता है क्यों? ये नहीं कितनी सीटें किसको मिली, वो अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा मुझे जो एक इत्मीनान मिला है वो ये है कि जो रुका हुआ पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो डीएक्टिवेट हो चुका था पॉलिटिकल एक्टिविटी, उसको एक्टिवेट होने में इस माहौल में मदद मिली। ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। अरे साहब, जमहूरी अमल की ये बड़ी खासियत है कि एक वैक्यूम बन चुका था, और मैंने ये भी सुना है कि कई लोग जो इक़्तिदार में हैं, दिल्ली से लेकर यहाँ तक, वो तो कह रहे थे सारी पार्टियां खत्म, सिर्फ हम ही हम हैं। लेकिन जनता है, उन्होंने कहा नहीं, अभी दिल्ली दूर है, ऐसी बातें मुनासिब नहीं हैं, आपका इत्तेफाक नहीं होगा मेरे साथ, इख्तलाफ होंगे, हमें एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं कर लेंगे। लेकिन जनता ने फैसला किया कि सभी पार्टियों की अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी रेलेवेंस है, और लाजमी तौर पर पीएजीडी जिस मौक़िफ़ की हिमायत करता रहा या जिस मौक़िफ़ को लेकर मैदान में आया ये प्लेटफार्म, जी, जाहिर है कि लोगों ने अगर वोट डाला बड़ी तादाद में, एक साल खामोश रहने के बावजूद भी, वो तो होगा कि उस मुद्दे के हक में भी उनका वोट पड़ा होगा। आपको नहीं लगता है कि अलायंस जो है वो कश्मीरी अवाम को मुगालते में रख रहा है? क्योंकि आप भी जानते हैं मामला कोर्ट के विचाराधीन है, पार्लियामेंट का ये डिसीजन है, राज्यसभा और लोकसभा ने लिया हुआ डिसीजन है, आप फिर उनको कह रहे हैं कि हम आपको वापस ला के देंगे। मैंने इतना ही नहीं, महबूबा तो ये कह रही हैं कि घुटने टेक कर केंद्र सरकार 370 वापस देगी और हाथ जोड़ कर नहीं। मैं देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा विनोद जी, आप शायद थे उन दिनों
जर्नलिज्म में ये नहीं, मैं 75 में जेल में था, यहाँ जम्मू स्पेशल जेल में। उसमें उस वक्त भारतीय जनसंघ के जो लोग थे वो भी 6 बंद, मैं भी था जी साहब। क्या बताएंगे, तो उस वक्त यही था, हम में से कई मायूस थे। वो कह रहे थे अब तो खत्म, कभी इमरजेंसी देश में खत्म होगी नहीं। और ये भी कहा जा रहा था उस वक्त जो कांग्रेस के हुक्मरान थे वो कहते थे कि अब घड़ी की जो सुइयां हैं वो अब पीछे कैसे हटेंगी। अरे साहब, लेकिन इमरजेंसी नहीं रही। जो सस्पेंड हुए थे फंडामेंटल राइट्स, उस वक्त कहा जाता था सबसे ताकतवर लीडर इंदिरा जी का फैसला है। बाद में तो लोगों की अदालत में जो फैसला हुआ यारा, उसने तो हैरान कर दिया ऐसे बड़े नेताओं को, और उनको कह दिया कि हमारा देश ऐसा नहीं है, यहाँ लोगों की राय चलेगी, यहाँ हुकूक को पायमाल किया जाएगा, हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी, वो सिलसिला कायम नहीं रह सकता। ये फैसला हुआ है, एक बार नहीं। मैं इसके बगैर भी बताऊंगा आपको मेरे भाई कि 87 में चुनाव हो गए, 77 तक बिल्कुल चुनाव नहीं होते थे, मोरारजी भाई के वक्त में चुनाव अच्छे हो गए, आज भी लोग याद करते हैं। 79 में गड़बड़ी हो गई, बड़ा कुछ खसारा का सौदा रहा, घाटे का सौदा रहा। लेकिन आज फिर हमारे अटल जी आए, उन्होंने चुनाव किया 96 में। मेरे कहने का मतलब है यार, एकदम फैसला मत ले लो क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने अदालत आलिया में मुकदमा दायर किया है, अपनी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। क्या पता सुप्रीम कोर्ट कल फैसला ले कि ये कानून बदलना मुनासिब नहीं था। इंतज़ार करो ना, जल्दी मत करो कि होगा नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी ऐसे जज्बात, ऐसे खदशात को लेकर, लेकिन एक रास्ता मिला है हमें कि सब कुछ जो भी होगा अमन से होगा और जमहूरी ढांचे के अंदर ही होगा। जैसा कि अभी PhD ने कहा, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ मिली उनको, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, उसमें कूद पड़े और उसमें शामिल हुए। कई लोगों को था कि शायद वो शामिल ही नहीं होंगे, लेकिन हमने कहा कि आज तक हमारी यही तारीख रही है कि हम आवाम को सज़ा नहीं देंगे। आवाम के लिए राहत का एक अपॉर्चुनिटी है, छोटा सा है लेकिन फिर भी मुनासिब है। जी तारिक अली साहब, अब सवाल ये उठता है कि जो आयाराम गयाराम जो खरीद फरोख्त हो रही है, क्या इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए, इनकी सदस्यता खारिज होनी चाहिए और दोबारा इलेक्शन करवाया जाना चाहिए? मैं साफ नहीं सुनाई देता, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा, मैं मुतालबा कर लूँगा आपकी वसातत से। लेकिन कल परसों अगर मुनासिब हुआ, मैं ख़त भी लिखूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जैसे देश के अंदर बाकी जगहों पर लोकल बॉडीज़ या पंचायती इदारों में, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स में ये एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में हैं, ताकि ये आया राम गया राम वाली कहानी को ना दोहराया जाए। जम्मू कश्मीर में इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और आवाम के फैसले का एहतराम होना चाहिए। मैं कोशिश कर लूँगा कि गवर्नर साहब के नोटिस में ये लाऊं, सरकार की नोटिस में उनसे अपील कर लेंगे और उन्हें चाहेंगे कि वो इस बारे में फौरी कदम उठाएं। तारिक अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, अभी हम आपको लिए चलते हैं ITI कॉलेज में। ITI कॉलेज में प्लेसमेंट फेयर लगा हुआ था और क्या कहना है अधिकारी का, आइए वो पहले बताते हैं। More than डॉक्टर असगर हुसैन समून साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। हमें स्ट्रेटजी और हमें बच्चों का माइंडसेट भी उसी तरीके से चेंज करना है। अभी डिग्रियां करके, पोस्ट ग्रेजुएशन PhD करके जॉब्स नहीं मिलती है, तो इसे अब कोविड की वजह से भी थोड़ा रिट्रेंचमेंट है, तो इससे उत्साह भी बढ़ेगी। बच्चे आए हैं काफ़ी, आप देख रहे हैं
काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं। हम उम्मीद करते हैं आज 100-150 बच्चों को यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी। इंडस्ट्री से भी बुलाया लोगों को, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, और नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन भी वो चलाते हैं। काकेशा, वहाँ पर उनसे मेरी मीटिंग हुई है डीसी से अभी, तो वो भी अपने लिहाज से स्किलिंग कर रहे हैं। 2-3 महीने की ये ट्रेनिंग देके बच्चों को प्लेसमेंट कर रहे हैं, और हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है अच्छा है। हिमायत में भी कोई 50% तक तो प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये एक स्किल मिशन पे हम लोग आ गए, मिशन मोड में। आइडिया ये है कि बच्चों को स्किल दे दो, उसके साथ प्लेसमेंट भी करो, क्योंकि स्किलिंग के बगैर एजुकेशन फिर आगे जारी रखना, ये खासकर गरीब तबके के बच्चे आते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हायर स्टडीज़, या माँ बाप को सहारा बनना चाहते हैं। एक बार उनको जॉब मिलने से फिर एक सपोर्ट भी हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस आता है। हमने ITI के युवाओं से बातचीत की कि उनको क्या फ्यूचर नज़र आता है। उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि प्लेसमेंट फेयर में जो प्राइवेट प्लेयर आते हैं उनमें ही रोजगार मिले तो बेहतर है, क्योंकि सरकारी नौकरी के स्कोप कम नजर आते हैं। इस टाइम पे तो जो कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट मेरे हिसाब से तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लैक हुई हैं। हमें अपॉर्चुनिटीज़ पूरी नहीं दी जा रही। ऐसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे ITIs के ट्रेनीज़ ही 600+ हैं, और मुझे इनमें कोई BTech या MTech नहीं दिखा। मैं फ़र्स्ट हूँ यहाँ पे, और अगर मैंने मास्टर डिग्री की है, मुझे ही कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो इन बच्चों की कहाँ होगी। तो इसमें गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए जिसमें हमारे बच्चों के बारे में और हम लोगों के बारे में ये सोचे, ताकि हमें एक एम्प्लॉयमेंट मिले। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे अगर बात की जाए तो 90% अनएम्प्लॉयमेंट है और 10% ही एम्प्लॉयमेंट है। तो ये मैं एक PM साहब से, हमारे अपने LG साहब से, मनोज सिन्हा साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा। मैंने यहाँ जम्मू ITI से कोपा ट्रेड में किया है 1 साल का कोर्स, 2017 और 18 में सेशन। तो आज यहाँ पे इन्होंने जॉब प्लेसमेंट के लिए इनवाइट किया था सभी बच्चों को। लेट्स सी क्या होता है, गवर्नमेंट प्लेसमेंट, गवर्नमेंट जॉब लगती है या प्राइवेट, बट अपना ट्राई तो बच्चे दे रहे हैं, बेस्ट देंगे। लेट्स सी क्या होता है। कंपनियां यहाँ लगता है बेहतर। हाँ, होप तो है। अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि इंटरव्यू क्लियर करते हैं। हाँ, मैक्सिमम बच्चे, जिस हिसाब से कंपटीशन है आजकल, बच्चों का कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। डिपेंड करता है बच्चों पे क्या होता है। अगर जिस तरीके से हमने अपने पढ़ाई की है ITI की, उस लेवल से हमारे पूछा जाएगा तो हम तो उसमें सेलेक्ट होकर जाएंगे। अगर उसके अलावा कुछ और पूछते तो हम मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह के सर मैं वेल्डर ट्रेड का हूँ, मैंने वेल्डर ट्रेड में ITI किया और अच्छे नंबरों से पास किया है, और जितना मेरे को अपना 100% दे सकता हूँ देख के जाऊंगा सर। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।